गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का हम क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 में ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का लैंड रिसोर्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेस एंड कॉलोनाइजेशंस एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ना रिसोर्सेस को रिलेट किया था कॉलोनीज से, that why the foreign invader they invaded India due to the resource available in India, because India has a rich varieties of resources. For that reason the foreigners invaded in India and they make India as their colony and they have ruled, so they colonized that area. So that is why we have discussed in the last class the resources and colonizations. After that we have discussed about conservation of resource, that how much we have exploited our resources. Though the foreigners, they have exploited the resources with the help of technology, because they have that technology and the Indians on that time they don't have. So because of that they have really exploited our resources a lot. Then after that we Indians have uses it indiscriminately without any thinking about. So it's time to conserve the resource. So we have all this thing discussed in that last class. Today we are going to discuss about land resources, because land is also a very important resource. Now, we live on land. We perform our economic activities on land. We use land for different purpose or different ways. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैंड में ही रहते हैं. एवरीथिंग अवेलेबल इज ऑन लैंड ओनली. हम हर कुछ भी काम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, लैंड में ही करते हैं. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल कहाँ है, वो लैंड पे ही है. जो हम उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे मान लेते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन है. ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कहाँ करता है, वो अपने सारे काम कहाँ करते हैं, एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस कहाँ होता है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है, ये सब चीज़ कहाँ पे है, लैंड में है. लैंड, एवरीथिंग इज अवेलेबल और बीन सेट ऑन लैंड. सो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. हाउएवर लैंड इज एन एसेट्स ऑफ अ फिनाइट नॉट इनफिनाइट, क्योंकि ये लिमिटेड है. ज़मीन जो है हमारे पास वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड में है और हमें उसे सोच समझ कर ही यूज करना है. वी ऑल नो दैट द planet, our planet Earth, 71% is water and 29% we are having land. Okay, so this much area we are having, and that is also are used for different purpose. So let's see how the land has been used for different purpose. See the pie chart over here. 27% we are having out, that was 29% जो हमने डिस्कस किया, वो 29% का ही है ये पाई चार्ट, जिसे हमने कन्वर्ट किया 100 में, और उसके बाद ये हो गया उसका 29% का ही 27% है हमारा. क्या है ये 27%, दैट इज प्लेटो एरिया. देन 30% is mountains and 43% is plain area. So this is the relief features that India is having. तो ये जो है हमारा, वो तो हमने 29% जो कहा था, सॉरी, ये वर्ल्ड का है. क्लियर, 71% वाटर and 29% land. But how much area India have according to that? That was the area India is having. That 3.28 million square kilometers. तो उसी में जो एरिया है 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर, उसी एरिया को डिवाइड किया गया है. ठीक, तो उसी में 27% हमारा जो है प्लेटो हो गया, देन माउंटेन्स आ गया और बाकी इसमें प्लेन आ गया. अब इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें जो है
वो किस तरह से यूटिलाइज किया गया, कहाँ का यूज़ किया गया है। एज वी हैव सीन दैट कि लैंड जो है हमारा वो क्या है, इन्फिनाइट, जिसको हम लोग इसको वो इंक्रीज नहीं कर सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते कि इसको हम बढ़ा लें। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द लैंड फॉर आवर वेरियस पर्पस, एंड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें उसी लैंड में क्या करना होगा, क्योंकि लैंड जो है वो इन्फिनाइट नहीं है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये एग्जैक्टली जितना है हम उतना ही है हमारे पास। तो हमें उस लैंड को सिस्टमेटिकली वेरी केयरफुली, दैट वाज वेरी केयरफुली हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें लैंड को हमारे अपने जितने सारे पर्पसेस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितने सारे हैं, उसे हम यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारे लिए, दैट वाज एग्रीकल्चर, फूडिंग इज़ रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन आती है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना भी हमारे लिए, फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से, वो ज़मीन से ही मिलेगी, और जो हमारे पास है जिसे हमें यूज़ करना है उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना है प्रॉपरली। सो इंडिया हैज़ लैंड under a variety of relief features. So India is such a country in which we are having mountains, we are having plateau, plain and island. ये सभी है हमारे पास। So about 43% जो लैंड है वो हमने अभी डिस्कस किया था पाई चार्ट में, दैट वाज प्लेन एरिया। प्लेन एरिया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लेन एरिया दैट विल बी गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इजीली इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। गुड अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर वी कैन बी डन इन प्लेन एरिया। इंडस्ट्रीज भी प्लेन में इजीली, बिकॉज देयर विल बी अ वाटर अवेलेबल एंड स्मूथली रन हो सकती है। तो 43% जो हमारा एरिया है इंडिया के अंदर वो प्लेन एरिया है, और जो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सपोर्ट करता है। फिर माउंटेनियस आता है, जहाँ पे माउंटेन्स कितने परसेंट है, 30% का आ गया एरिया जो है वो हमारा माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स है तो उसके साथ साथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हमें क्या देता है, दैट वाज अ पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर, दैट वाज द रिवर विच नेवर ड्राई अप इन द समर सीजन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल, मीन्स नेवर ड्राई अप, नेवर ड्राई। तो जो रिवर्स कभी सूखता नहीं है, बिकॉज सोर्स जो है उसका, सोर्स ऑफ ऑरिजिन जो वाटर है वो क्या है, स्नो है, क्योंकि स्नो मेल्ट होती है और उसे पानी मिलती रहती है, तो इसलिए वो कभी सूखता नहीं, इसीलिए उसे पेरेनियल कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से 30% जो हमारे पास ज़मीन है माउंटेन्स एरिया के अंदर, वो प्रोवाइड क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर, दैट वाज रिवर, जिसके लिए साथ साथ माउंटेनियर्स है, तो वो प्रोवाइड करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। फॉरेस्ट एरिया है, टूरिज़्म वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो इस तरह से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास 27%, दैट इज वी आर हैविंग प्लेटो रीजन्स। प्लेटो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाई, बिकॉज प्लेटो इज अ गुड रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलेगा, फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये जो प्लेटो रीजन्स होता है ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स इसमें रहता है, रिजर्व रहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी रिजर्व रहते हैं। तो इसी तरह से ये सारे हमारे हो गए। अब हमें इसे किस तरह से यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज होता है इंडिया में, वो देखना है। तो लैंड यूटिलाइजेशन जो है हमारे यहाँ पर किस तरह से किया जा रहा है, लैंड यूटिलाइजेशन जो है हमारा, सबसे पहले नंबर 1 आता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट उसके अंदर। फिर आता है नंबर 2, नंबर 2 है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो लैंड हम लोग कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ यूजिंग फॉर नॉन कल्टिवेशंस। तो जिस तरह से कौन सा आ गया, जैसे पार्ट ए बी कर दिया गया, सब डिवाइड कर दिया गया है कि बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, जो ज़मीन बंजर है या फिर जो वेस्ट लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं करते, ऐसे पड़ी है, वो ज़मीन आ गई। सेकेंड में लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर्स, क्योंकि कुछ ज़मीनों को रख दिया गया एग्रीकल्चर, उसमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, तो उसे भी नॉन एग्रीकल्चर घोषित कर दिया, जिसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा
लैंड विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर कल्टिवेशंस। तो उसमें कौन कौन सा आ गया? बैरन लैंड, वेस्ट लैंड एंड द लैंड विच इज़ नॉट पुट ऑन एग्रीकल्चर। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। नंबर 1 and 2. Then third one is other अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावा भी कुछ लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है, उससे हम लोग के, और वो कौन कौन सा है? एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। द एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं। फैलो लैंड का मतलब हम नीचे पढ़ेंगे, दैट लैंड एरिया विच हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटेड सिंस द लास्ट 1 year। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सा हो गया? तो अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग कहा जा रहा है, फैलो लैंड को भी एक्सक्लूड करें, क्योंकि वो लैंड, जो लैंड लास्ट 1 year के अंदर उसे हम लोग कल्टिवेशन में नहीं रखा है। तो आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए रखा जाता है, जो ज़मीन सिर्फ उनके लिए ही है, उनके फॉडर्स के लिए फूड्स प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, वो ज़मीन हो गई। दूसरा आता है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, जिसे अलग अलग अनगिनत प्लांट्स लगा दिया गया है, इंपॉर्टेंट होती है वो भी। ट्री आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन उसे हम लोग नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो हमारा कल्टीवेशन नहीं है, इसके लिए इसको हम लोग नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते। थर्ड आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो जिस ज़मीन में कल्टीवेशन लास्ट 5 years में नहीं हुआ है, उस ज़मीन को कहा जा रहा है कि वो कोई अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, तो दैट विल बी टर्न इनटू कल्चरल वेस्ट लैंड, जिसको हम लोग लास्टली 5 years के से ज़्यादा या उससे कम हम कल्टिवेशंस नहीं कर रहे। तो ये थर्ड हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा, फर्स्ट में फॉरेस्ट एरिया था, सेकेंड था लैंड विच इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशंस, थर्ड अगेन अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसमें हम लोग पैस्चर्स लैंड रखा है, मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स रखा गया है, जिसको हम लोग नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड थर्ड वन कल्चरल वेस्ट लैंड, जो उसमें कल्टिवेशंस नहीं हुआ है बहुत दिनों से। थर्ड आता है, अब फोर्थ आता है। फोर्थ फैलोलैंड हम लोग आगे ऊपर पढ़ा था, जहाँ एक्सक्लूडिंग था, तो फैलोलैंड किसे कहेंगे? करंट फैलोलैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर 1 or less देन, जो 1 साल से भी कम या 1 साल एग्रीकल्चर ईयर्स जो होते हैं उसमें हमने उसको कल्टीवेट नहीं किया है, उसे हम डालेंगे फैलोलैंड में। अदर देन करंट फैलोलैंड विच हैज़ बीन नॉट कल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years के अंदर कल्टिवेट नहीं किया गया है, उसे हम लोग हेडिंग में डाल दिया गया है, दैट विल बी इंक्लूडेड एज फैलो लैंड, जो एग्रीकल्चर यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब आता है नेट सोन एरिया, जिस एरिया में हम लोग सोन करते हैं, मतलब कल्टिवेशंस करते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, जो भी ज़मीन में 1 साल में जो सोन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, प्लस नेट सोन एरिया जितने सारे हैं उन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया, कि कितने एरिया में हम लोग उसके अंदर क्रॉप करते हैं, मीन्स कल्टिवेशंस करते हैं। तो नेट सोन एरिया जहाँ पे हमने क्या क्या बताया गया, सोन मोर देन वंस, जो 1 साल से ज़्यादा उसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड कर देंगे, और नेट सोन एरिया जितना सारा एरिया में कल्टिवेशंस किया जाता है वो प्लस दोनों ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया, कि लगभग ये सारे ज़मीन जो है वो कल्टिवेशंस के लिए है। तो इसी तरह से ये लैंड जो है पैटर्न यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ द लैंड पैटर्न यूज्ड इन इंडिया फॉर दैट वाज द प्लानिंग विच हैज़ बीन मेड दैट द लैंड शुड बी यूज इन अ सिस्टमेटिक वे। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इस तरह से उसको बनाया गया है ना, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इसमें थोड़ा सा उसके बारे में क्या गया है कि हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं, हेडिंग में करते हैं कि इसके अलावा कि जो लैंड यूज़ करें, तो वो तो आ गया, हमने लैंड को किस बेस पे कहाँ का यूटिलाइज कर रहे, कैसे यूटिलाइज कर रहे। फॉरेस्ट एरिया है, नॉन कल्टिवेटेड एरिया है, लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशंस है, फिर फैलो लैंड है, और नेट सोन एरिया कितना है, ये तो हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम लोग हेडिंग अंडर में कि पैटर्न क्या है इसका, किस बेस पे, और इसको हम लोग यूटिलाइज के अलावा भी इसको और किस बेस पे इसको डिवाइड करेंगे। सो द यूज ऑफ लैंड,
The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types as well as human factor. इस बेस पे ही इसे भी डिवाइड करते हैं सच एज. तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स है ना. फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है हमारा कि टोपोग्राफी मतलब माउंटेन्स है, प्लेटो है, प्लेन एरिया कैसा है, क्लाइमेट उस एरिया का कैसा है, सॉइल टाइप्स कैसे हैं, ये हो गया पहला वाला. फिर आता है दूसरा वाला आ जाता है, तो इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कैन बी used by 2 way. One is physical factor, number 1, and the second one is human factors. ठीक है, तो ये हो गया. तो फिजिकल फैक्टर्स में हम लोगों ने कैसा देखा, सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल. ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर पॉपुलेशंस कहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कौन सी एरिया में ज़्यादा है, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस क्या क्या है, इस बेस पे भी लैंड को यूज़ किया जाता है. सो वी हैव सीन दैट लैंड यूज पैटर्न इंडिया इज बीन डिटरमाइंड इन 2 वे. वन इज फिजिकल फैक्टर एंड द अदर इज ह्यूमन फैक्टर्स. क्लियर. अब यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया लैंड जनरल लैंड यूज कैटेगरीज विच हैज़ बीन यूज्ड इन 1960, 61 में, फिर 2014 एंड 15. ठीक है, तो अभी देखा जाए कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, बल्कि थोड़ा सा अगर हम लोग उसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत दिखेगा. दिस वन द रेड वन बैरन लैंड जो था, अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड जो था 18% था, आज यहाँ पे क्या हो गया, कल्चरल वेस्ट लैंड यहाँ पर जो ये 18.11% थी, फॉरेस्ट एरिया 18.11 था. तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रही है आपको ग्राफ के अंदर, बार ग्राफ के अंदर ये 5.5 आ गया. कल्चरल वेस्ट लैंड, फैलो अदर लैंड जो है वो ये वाला हो गया, करंट फैलो लैंड आ गया, नेट सोन एरिया थोड़ा बढ़ गया. तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, ये स्लाइटली चेंजेस आया है. So the total geographical area of India is 3.28 million square kilometers, जिससे डिवाइड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग उसका डाटा निकाला गया है और ये चार्ट बनाया गया है. पाई चार्ट बना के इस तरह से क्लेरिफाई किया गया किस में कितना परसेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो लैंड यूज डाटा जो है, हाउएवर इट वाज अवेलेबल ओनली फॉर 93%. तो व्हाट अबाउट द 7%? व्हाट अबाउट द 7%? 7% इसलिए कि एरिया, कुछ एरिया हमने उसको उसके सर्वे में नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूड, एक्सेप्ट हमने जो इसको किया है एक्सेप्ट आसाम, उसके अलावा उस बाकी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. एंड जम्मू एंड कश्मीर की कुछ एरियाज़ को, क्योंकि दीज एरिया फ्यू एरियाज हैज़ बीन टेकन बाय पाकिस्तान एंड चाइना. तो इसके लिए हमने जो कैलकुलेट डाटा निकाला गया है वो 93% का ही है. मतलब 7% स्टिल इन आवर, दो इट इज़ आवर लैंड but it is acquired by or occupied by Pakistan and China. So due to that reasons it has not been totally able to get the full data. तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए 93% जो है हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया का डाटा बनाया गया है. ठीक है, रिपोर्टिंग की गई उसके ऊपर. The land under permanent pastures has also decreased. हमने देखा कि जो permanent pastures land थी वो भी डिक्रीज हुई है, चेंजेस आया उसके अंदर. However, we are able to feed our huge cattle populations जो है pastures, उसको हम लोग उसी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उनको हम फीड नहीं कर पा रहे, फीड कर पा रहे. इसके लिए उसका एरिया थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है. बट व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ इट? लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही रिड्यूस कैटल्स की जो ग्रेजिंग लैंड को, अगर हम लोग परमानेंट पैस्चर्स लैंड को रिड्यूस करते रहेंगे, उसको हम लोग फिर छोड़ेंगे नहीं ग्रेजिंग करने के लिए, तो दैट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट. इसका इफेक्ट दिखेगा तो इसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. तो जहाँ पे फैलो लैंड को रखा गया, यूज़ किया गया है, कुछ तो बहुत
उसकी क्वालिटी ठीक है, किसी की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ जो कल्टिवेशंस का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है. Hence these lands are cultivated once or twice, जिसके लिए उसको कल्टीवेट मोस्टली एक बार या दो बार, 1 साल या 2 साल में या 3 साल में किया जाता है. सो इफ़ दे आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, लेकिन अगर हम लोग इसको नेट सोन एरिया में डालते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो है इंडिया का नेट सोन एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो हमारा जो ग्रॉस एरिया है वो टोटल परसेंटेज इसका एरिया का बढ़ जाएगा, 54% हो जाएगा नेट सोन एरिया. अगर इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं तब जाके ये होता है. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज. ऑब्वियसली अलग अलग एरिया का नेट सोन एरिया अलग अलग होता है, वेरी करता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर. किसी में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा एरिया जो यूज़ करता है एग्रीकल्चर्स के लिए वो पंजाब एंड हरियाणा है. 80% अपना एरिया जो है वो लोग एग्रीकल्चर्स के लिए यूज़ करते हैं. वहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं एग्जैक्टली तो वो 10% है. तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये दोनों वेरी करता है. तो कुछ स्टेट जहाँ पे अपना वो फुल्ली यूज़ करते हैं 80%, कुछ स्टेट जो है वो अपना सिर्फ 10% यूज़ करते हैं. तो इसके लिए नेट सोन एरिया वाइज जो है वेरी करता है. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिज़ायर, क्योंकि जो हमारा जो नेशनल अथॉरिटीज़ है, जो नेशनल कमिटीज बनाया गया जिसके थ्रू बोला गया है वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 33% होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया, विच हैज़ बीन फॉर्म्ड इन 1952. बट हमारे पास एरिया जो फॉरेस्ट का है इससे बहुत ही कम है. इसके लिए वो जो हमारे पास 33% कहा गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने, उससे बहुत ही एग्जैक्टली 33 होना चाहिए, लेकिन इससे कहीं कम में हमारे पास है. क्योंकि ये 33% बोला गया था कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइवलीहुड ऑफ पीपल. बट ड्यू टू द अगेन द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, फॉरेस्ट एरिया को ही कट कर किया जा रहा है, और इसके लिए द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स हु लिव्स ऑन दिस द फ्रिंज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड, वो उनकी भी प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. तो इस तरह से ये 33% से भी कम हमारे पास है फॉरेस्ट एरिया. A part of the land is determined as a wasteland and land put to other non-agricultural uses also. Wasteland includes rocky, arid, desert area. Land put to non-agricultural include settlement है, roads है, railway, industries है, ये सब चीज़ों के लिए भी रखा गया है. तो continuous use of land over a long period of time, जो हम लोग लैंड को एकदम कंटिन्यूसली जब से हमने शुरू किया एग्रीकल्चर, जो भी एक्टिविटीज़ ये कंटिन्यू किया जा रहा है, लैंड के ऊपर ही किया जा रहा है. अलग अलग एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो उसे हम लोग रेस्ट नहीं दे रहे हैं. कंटिन्यूस यूजेस जो है किया जा रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, कि हमें ज़मीन, हमारा जो लैंड है उसको भी हमें कंजर्व करना है, बचाना है. क्योंकि ये जो है हम इसको इंक्रीज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिक्रीज कर सकते हैं, डिग्रेडेट कर सकते हैं. So thus in turn has turned into a serious problems for the society, for the environment. So it's a time now that we should take care and think about to conserve the land also. तो ये बहुत important है जो हम लोग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट लैंड कंजर्वेशंस एंड डिग्रेडेशंस. सबसे पहले कि लैंड किस तरह से डिग्रेडेड हो रहा है, कैसे ख़राब हो रहा है, और उसे हम कैसे बचाएंगे, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर.